नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जी बिजनेस की मुहिम आरबीआई का मुहर, इसमें आपका स्वागत है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी हां, जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आपने देखा कि किस तरह रिकवरी के लिए इनके गुर्गे लोगों को टॉर्चर करते थे। जी बिजनेस ने अपनी बड़ी मुहिम के जरिए एक बड़ा पर्दाफाश इस तरह की कंपनियों का किया था। आरबीआई ने हमारी इस खबर के बाद, हमारी इस मुहिम के बाद कई नियम बदले, फेयर प्रैक्टिस कोड लागू किए और हमने भी जब जब मौका लगा तब आरबीआई गवर्नर के सामने यह मामला उठाया। हाल ही में हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मुद्दे पर बोलने के कुछ ही दिनों बाद अब ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म को लेकर आरबीआई ने एडवाइजरी जारी की है। आरबीआई ने साफ और सीधे अक्षरों में इनसे बचने को कहा है। तो हमारी इस मुहिम के बाद अपनी एडवाइजरी में आरबीआई ने और क्या कुछ कहा, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही डिजिटल मनी लेंडिंग एप्स अपने जाल में कैसे फंसाती है और ग्राहकों के पास, आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर हम विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चाहिए पैसे के लिए आराम कर रहा हूँ, पैसे दिया तो मैं नहीं करता हूँ। कुछ भी करो, भीख मांगो पर पेमेंट चाहिए मेरे को, समझ आ रहा है ना। हफ्ता वसूली, अंडरवर्ल्ड का ये शब्द कब कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। ये खुलासा तब हुआ जब जी बिजनेस ने बिजनेस न्यूज चैनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया। एक एक कर हमने उन सफेद पोश कंपनियों के चेहरे से नकाब खींचे जो किस्तों के नाम पर खुलेआम टॉर्चर का गंदा खेल खेल रही थी। हम यहीं नहीं रुके, हमने आरबीआई के सामने कई बार ये मुद्दा उठाया और आरबीआई ने एक्शन भी लिया, गाइडलाइंस बनाई और फेयर प्रैक्टिस कोड भी लागू किए। हाल ही में जी बिजनेस से आरबीआई गवर्नर ने एक्सक्लूसिव मुलाकात की और उसके कुछ दिनों के भीतर अब आरबीआई ने एक बार फिर ग्राहकों को आगाह किया है। आरबीआई ने ग्राहकों की तरफ से रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ बढ़ रही शिकायतों पर एडवाइजरी जारी की है। आरबीआई ने सिर्फ उन्हीं एनबीएफसी या कंपनियों से लोन लेने को कहा है जो रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड हैं या फिर किसी रेगुलेटर के दायरे में हैं। आरबीआई ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए बताया कि अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये न सिर्फ ग्राहकों के डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं बल्कि ऊंची ब्याज दरों पर लोन देते हैं। इसके अलावा इनका रिकवरी का तरीका भी बहुत गलत होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह के वादों के झांसे में न आए, बिना वेरीफाई किए किसी भी कंपनी या फर्म से लोन के लिए आवेदन न करें। आरबीआई ने ग्राहकों को केवाईसी का डॉक्यूमेंट बिना पहचान वाले लोगों, अनजान कंपनियों या अनजान मनी लेंडिंग एप्स को न देने को कहा है। आरबीआई ने पर्सनल लोन लेने वालों और छोटे व्यापारियों को ज्यादा सावधान रहने को कहा है। जी बिजनेस की मुहिम पर आरबीआई की मुहर से हमारा हौसला बढ़ा है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले। जी बिजनेस पर हम हमेशा आपके हित और हक के मुद्दे उठाते रहेंगे और जब तक एक भी व्यक्ति के पास हफ्ता वसूली की कॉल आएगी, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थैंक यू सो मच जी बिजनेस। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और जी बिजनेस ने सबसे पहले ये मुहिम शुरू की थी और हमने इसका बड़ा पर्दाफाश किया था कि किस तरह से ये छोटी डिजिटल कंपनियां लोगों को परेशान करती हैं और किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करती हैं। हमने बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद लगातार इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण कलई सेवलन, चेयरमैन हैं सेव देम इंडिया फाउंडेशन के, और साथ ही मधुसूदन एकम्बरम हैं, को फाउंडर एंड सीईओ क्रेजी बी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल प्रवीण कलई सेवलन जी आपसे होगा, चूंकि आप भी इसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं और जी बिजनेस पहला बिजनेस चैनल है जिसने इस पूरे मुद्दे को बहुत ही तह तक उठाया था और उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा था।
आपका क्या कमेंट होगा, आप चूंकि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह का जो पूरा मामला है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और जब जी बिजनेस ने ये मुहिम शुरू की तो उसके बाद इसका ग्राउंड के ऊपर बड़ा इंपैक्ट हुआ है? आपका अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव क्या कहता है? जी, एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हुआ था, लाइक रिसेंटली तुम्हें पता है, लाइक लॉकडाउन के बाद काफी सारे काफी सारे सिटीजन्स को लाइक जॉब नहीं था, उसके बाद कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। ओके, सो इन दैट मोमेंट लाइक क्या हुआ है, लाइक छोटे मोटे पब्लिक क्या करते थे, लाइक उन लोग ऑनलाइन लेंडिंग एप्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे। सो उस टाइम में क्या हुआ है, जैसे कि ये 5,000, 3,000, 4,000 का लोन मिल जाते हैं। ओके, एंड उस पैंडेमिक के टाइम में वो प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं आ पाया, तो दैट इज द रीजन उन लोग पे नहीं कर पाए। तो ये ऑनलाइन लेंडिंग एप्स उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके व्हाट्सएप्स में और उनके फैमिली रिलेटिव सबको लाइक मैसेज करके लाइक गालियां सुनाते थे, एंड काफी सारी चीजें हुआ है। ओके, सो अभी रिसेंटली लाइक हमने जो एनालाइज किया है, मोर देन 180 एप्लीकेशंस वापस नए एप्लीकेशंस जो है इंडिया में आए हैं। ओके, सो जो फेयर प्रैक्टिस कोड होते हैं इनके लिए तो बिल्कुल लागू ही नहीं होता है। ओके, जो मनमानी है, जो इंटरेस्ट लगाना है, उनके मनमानी से इंटरेस्ट तो लगाते ही है। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ है, लाइक काफी सारे सुसाइड केस भी हुआ है। ओके, सो आफ्टर लाइक हर एक चीजों का एक लिमिट होता है। ओके, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गया, उसके बाद जैसे कि लाइक रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेस हम देते हैं। ओके, हर एक चीजों का एक लिमिट होना चाहिए। ओके, जो ये कंपनीज के लिए बिल्कुल लागू ही नहीं है, एंड उन लोग कोई फॉलो भी नहीं करते हैं, एंड जो भी डेटाज होते हैं ओपनली ब्रीच कर देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी है लाइक पूरा बेइज्जती, पूरा इज्जत ही निकाल देते हैं। ठीक बात है, और इसीलिए हमने ये बड़ा पर्दाफाश किया था और हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसके जरिए लोगों को ये बताया था कि देखिए किस तरह से ये गोरख धंधा फल फूल रहा है और किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब जो चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मधुसूदन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर बिजनेस के नाम पे कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको लोगों के सामने लाया जाए। और इस पर आरबीआई ने काफी गंभीरता दिखाई, और जब हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने आरबीआई से ये सवाल पूछा, आरबीआई गवर्नर से ये सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लेंगे। और अब देखिए कि आरबीआई ने अब एडवाइजरीज को लेकर के जारी कर दी है, तो ये बड़ी कामयाबी है जी बिजनेस की मुहिम का। अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस तरह के धंधे में हैं, अब एक एक करके सर आप मुझे पहले ये बताएं कि ये पूरा खेल कैसे चलता है, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होता है, पहले ये झांसे में लेते हैं और बाद में उनको अलग अलग तरह से जो रिकवरी का इनका प्रोसेस है वो बहुत ही खतरनाक है, अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। तो आपके पास क्या जानकारी है और किस तरह से ये धंधा फलता फूलता है? हाँ, थैंक यू। तो पहले ये सब जब होने लगा, ये 2020 में ही हो रहा है, राइट? सो इफ यू लुक एट इट, काफी सारे फिनटेक कंपनीज जो इंडिया में है, ये सारे शुरू हुए थे, मतलब जो भी नामे या बड़ी कंपनियां हैं वो 2015-16 से ऑपरेट कर रहे हैं। बट जो आजकल का जो इश्यूज चल रहा है, जहाँ पे 7 दिन का लोन चल रहा है या 15 दिन का लोन चल रहा है, ये सब 2020 में काफी इन लोग हाईलाइट में आए हैं। तो पहला बात ये है कि अभी कितना ऐप्स है, अभी एक प्ले स्टोर में अभी देखेंगे तो 400 के ऊपर ऐप्स है जो आजकल लेंडिंग कर रहे हैं। बट इसमें से कितने के पास एनबीएफसी है? काफी लोगों के पास कोई एनबीएफसी नहीं रहता है। एक एक कंपनी बैठ के 10-10 ऐप चला रहे हैं आजकल, और उसमें से 1-2 का ऐप्स को वो लोग कोई एनबीएफसी के साथ जुड़े रहते हैं, बट काफी सारा ऐप्स के साथ कोई एनबीएफसी नहीं रहता है और वो अपने तरफ से ही लेंडिंग कर रहे हैं। तो ये सब जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहली बात तो ये एक फेस मतलब फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये हम लोगों ने 5 लेंडर्स जो अर्ली सैलरी है या कैशी है या लोन टैप है, हम लोगों ने सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है टू सेट द ग्राउंड रूल्स कि लेंडिंग कैसा होना चाहिए, रिकवरी कैसा होना चाहिए, डेटा का मिसयूज यूसेज कैसा होना चाहिए, राइट? अभी जो ऐप जो चल रहे हैं, काफी लोग जो है, एक बहुत बड़ा इशू क्या है इसमें, ये लोग जो है इनका पास कोई ऑपरेशंस या डेवलपमेंट कंपनी इंडिया में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग चाइना में बैठ के चला रहे हैं या इंडोनेशिया में बैठ के चला रहे हैं ये सब। तो यूजर को जो डेटा है, जैसे यूजर केवाईसी इंफॉर्मेशन है या अपना जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो रहता है या ब्यूरो से जो हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं,
ये सारे इंफॉर्मेशन काफी एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहता है एक यूजर का, और ये सब एक्सेस बाहर जा रहा है, ये सब डेटा इंडिया से बाहर जा रहा है और वो लोग वहां से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले बात अगेंस्ट द रूल ऑफ द लैंड है, राइट। तो इनके ऊपर कोई रेगुलेशंस आजकल नहीं है, कोई भी अपना ऐप डेवलप कर सकता है, गूगल प्ले में डाल सकता है और ऑपरेशन शुरू कर देगा। इनके पास ना एक एनबीएफसी रहता है, तो ना ही इनके पास कोई ऐसा गाइडलाइन से फॉलो करते हैं जो फेयर प्रैक्टिस कोड रहता है रिकवरीज का। तो ये सब इन एप्स के ऊपर लगाए और ऐसा कोई गाइडलाइंस आ जाए, तो दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द हार। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ डूस एंड डोंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ऐप जो बाहर कंट्री से जो चला रहे हैं ना, उनका प्रेजेंस है, आरबीआई को पता नहीं है कि इन एप्स के पीछे कौन सा एनबीएफसी है, इनका मैपिंग क्या है। इनफैक्ट आरबीआई ने पहले भी एक रेगुलेशन निकाला था सारे प्लेटफॉर्म्स को, सारे ऐप्स को एंड एनबीएफसी को, कि ये आरबीआई को लिख के दे कि कौन सा ऐप के पीछे कौन सा एनबीएफसी एसोसिएटेड है, राइट। इसमें अपना 2-3 मतलब काफी चंद जस्ट अबाउट लाइक 30-40 ऐप्स ही जाके आरबीआई को रिपोर्ट किए कि इन सारे एनबीएफसी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, बट बाकी मैक्सिमम 80% ऑफ देम डिड नॉट रिपोर्ट बैक कि इनका मैपिंग क्या है। तो ये इतना आसान हो गया है इंडिया में कि कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी अपना ऐप चलाएगा, फ्लाई बाय नाइट बोलते हैं हम लोग। जैसे प्रवीण में भी बोल रहा था, लास्ट 3 महीने में 180 ऐसे नए ऐप्स आए हैं जो 7 दिन वाला लोन करते हैं। ये लोग के पास कौन सा एनबीएफसी है, नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये लोग कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, कुछ किसी का भी कोई इनको परवाह नहीं है, ना कोई एक रेगुलेशन है। इंडिया एक इतना बड़ा, आरबीआई इज वन ऑफ द सच ए बिगेस्ट रेगुलेटिंग आर्म इन इंडिया। अब ऐसे ऐप्स अगर आके ऐसे कर रहे हैं तो उनके ऊपर रेगुलेशन चालू होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर सख्त रेगुलेशन की जरूरत है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इस पर मैं आगे आपसे और सवाल पूछूंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल प्रवीण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको लेकर के बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आप जब फील्ड में जाते हैं, जब आप ग्राउंड पे इसको लेकर तहकीकात करते हैं, तो आप अपने लेवल पर क्या पा रहे हैं? क्योंकि हमने जब इसको लेकर के तफ्तीश की और हमने जब स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो रिलेटिव्स हैं उनके नंबर रखते हैं अपने पास और बाद में धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपके रिलेटिव्स को मैसेज कर देंगे, उनको फोन कर देंगे। बहुत ही गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि जिस तरह की मुहिम जी बिजनेस ने शुरू की, इस तरह की मुहिम और होनी चाहिए ताकि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि अंदर खाने कितना बड़ा खेल चल रहा है? डेफिनेटली इसके बारे में मुहिम और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे यंगस्टर्स हो जाए, काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाए, ओके, वो इस चीजों में, ये जो ऑनलाइन लेंडिंग एप्स के इसमें से लाइक पैसे ले लेते हैं, ओके, जैसे कि कुछ पार्टी करने के लिए या कुछ भी हो जाए, ओके, पैसा बोरो तो कर लेते हैं, बट उनका इनकम सोर्स क्या है? मेरा कहने का ये मतलब है, स्टूडेंट्स को देना क्या जरूरी है? ओके, स्टूडेंट्स को देगा तो लाइक पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स का क्या इनकम सोर्स है जो काफी सारे कंपनीज स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड इन एडिशन हमने रिसेंटली काफी सारे कंपनीज, ओके, जैसे कि मुंबई में एक कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो कंपनी में जब हम गए थे, ओके, वहां कुछ भी नहीं है, ओके, वहां लाइक वो जो एड्रेस में हम जो विजिट किए थे, विच इज लोकेटेड इन थाने, ओके, वहां कुछ भी नहीं था, ओके, जो हम लोग एड्रेस में गए थे, वी कुडंट फाइंड एनीथिंग, हम कुछ भी ढूंढ नहीं पाए उस जगह में। उसके बाद हमने उनका जैसे कि एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ने उसका आईपी ट्रेस किए हैं, जैसे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आईपी ट्रेस किया, हर एक दिन हर एक लोकेशंस बताए गए, ओके। मैं लाइक जो भी चाइनीज है, लाइक जो भी चाइनीज से जो लैंड हो रहा है, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन प्रॉपर कॉलिंग यूज नहीं करते, प्रॉपर कॉलिंग नंबर यूज नहीं करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अभी कोई कॉल करेगा, लाइक कोई रिकवरी एजेंट हमें कॉल करेगा, हम उनको वापस कॉल नहीं कर सकते हैं, ओके। जब हम ट्रेस आउट करेगा या कुछ भी है, ओके, दैट टाइम भी हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं उनको, क्योंकि वो जो भी नंबर आता है +1 +2 लाइक यही नंबर से हमें कॉल आता है, ओके। सो इसके ऊपर जैसे कि आरबीआई गाइडलाइंस हो जाए या लाइक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाए, इनको एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस इंडिया में जो है
काफी फैलते जा रहा है, काफी तेजी से फैलते जा रहा है। ओके, और इसमें जो भी पब्लिक है, जो भी है, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स एंड इतने डिप्रेशन में लेकर आ जाते हैं कि सुसाइड करने तक आ जाते हैं। रिसेंटली हमारा जो बात हुए थे तमिलनाडु डीजीपी, ओके, तमिलनाडु डीजीपी से जब बात हुआ था, उन्होंने भी यही कहा था कि हम इनको प्रॉपरली ढूंढ नहीं पा रहे, ओके, क्योंकि हर एक दिन एक एक आईपी यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, तो उस टाइम में ढूंढने के लिए काफी दिक्कत हो जाती है। और ये भी जो अथॉरिटीज जो होता है, जो ये ठीक है ये जो भी ट्रेस करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये आपने इसको डिटेल में समझाया कि कैसे काम होता है। जी, तो आपने बताया कि कैसे ग्राउंड पे इसको लेकर के काम किया जाता है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इससे आपको कैसे बचना है, क्या तरीके हैं। जब आरबीआई ये बात कहती है कि आपको अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से बचना है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अनऑथराइज्ड है और ये ऑथराइज्ड है, और इसको पहचानने के तरीके क्या हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और अगर गलती से आप फंस जाते हैं तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल है, और हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। मधुसूदन जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कस्टमर, कोई ग्राहक ये कैसे पहचाने कि ये प्लेटफॉर्म ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। सर, इसके पहचानने के तरीके बहुत सारे दिए हुए हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको डिकोड करके आसान तरीके से समझाएं, क्योंकि हर किसी के बस का ये नहीं है कि वो किसी वेबसाइट पे जाए और टेक्निकली चीजों को समझे। तो आप बिल्कुल इसको डिकोड करें सर, आसान भाषा में समझाएं कि 2-3 महत्वपूर्ण और आसान तरीके क्या हैं, जिससे हम ये पकड़ पाएं कि ये प्लेटफॉर्म ऑथराइज्ड है और ये प्लेटफॉर्म अनऑथराइज्ड है। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि किसी को ये देखना चाहिए कि ये ऐप कितना डाउनलोड्स ले चुका है पूरा हिस्ट्री में, और वो कब से एक गूगल प्ले स्टोर में कितने महीनों से या कितने सालों से वो प्रेजेंट है। ये थोड़ा तो रिसर्च किसी को भी करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई बैंक में जाते हैं, कहीं से लोन लेना चाहते हैं, तो काफी सारा अच्छे ब्रांड नेम्स भी रहते हैं, काफी सारे छोटे छोटे बैंक रहते हैं। तो हम लोग एक सर्च करते हैं और एक कंपेयर करते हैं कि कौन सा ऐप जो है उनका ब्रांड नेम है, क्या कितने डाउनलोड्स हुआ है उस ऐप का। मतलब कोई तो सिर्फ एक बहुत नए से ऐप्स रहते हैं, कोई लॉन्च हुआ हो एक महीना 2 महीना। तो जितने दिन से, जितने सालों से वो ऐप जो गूगल प्ले स्टोर में है, कितना डाउनलोड्स हुआ है और उसका रेटिंग्स क्या है, कस्टमर का रिव्यूज क्या है, वो एक थोड़ा बहुत रिसर्च उनको करना पड़ेगा। रिव्यूज और रेटिंग्स पढ़ना पड़ेगा कस्टमर का। अगर आप गूगल प्ले में जाके एक ऐप को देखेंगे, उसका एक रेटिंग्स रहता है, रिव्यूज रहता है, कस्टमर उनका राय लिखते हैं वहां पे, ये कितना दिन का लोन है। वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि 60 दिन का लोन है, बिकॉज गूगल पॉलिसी कोई भी ऐप को लेस देन 60 डेज अगर टेन्योर है, मतलब अगर वो 7 दिन में पे करना है या 15 दिन में पे करना है, वैसे ऐप्स को गूगल पॉलिसी अलो नहीं करता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, उस डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये 60 दिन के ऊपर ही करता है। बट अगर आप उनका कस्टमर का अगर आप रिव्यू देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये सिर्फ 7 दिन या 15 दिन का करते हैं, और ये इतना हरासमेंट करते हैं, पहले दिन से ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। काफी सारा ये रिव्यू और थोड़ा बहुत चेकिंग तो करना पड़ता है। जस्ट वो लोग जाके, जैसे फाइनेंशियल ऐप्स है, ये सोशल ऐप्स नहीं है, फेसबुक जैसा ऐप नहीं है कि बस वो आ गया मैं बस डाउनलोड कर लूं। थोड़ा तो एक बार पढ़ना चाहिए कि कस्टमर ने क्या रिव्यू लिखा है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो भी ऐप है, पहले उनको एक ये रहता है कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एप्स, कि उनको बताना है कि कौन कौन सा एनबीएफसी के साथ या बैंक्स के साथ ये एप्स काम कर रहे हैं। उनका जो यूजर जर्नी रहता है उसमें उन लोगों को सही तरीके से बताना पड़ेगा। ऑनबोर्डिंग जो हम लोग बोलते हैं, उसमें उनको बताना पड़ेगा कि ये दीज आर द एनबीएफसीज, या ये एनबीएफसी के साथ अपना टाई अप है और ये लोग आपको लेंड कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, प्रोडक्ट को थोड़ा जरूरी से मतलब ठीक से देखना चाहिए। मतलब काफी सारा ऐप्स ऐसा है जो बोलते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, बट मतलब उनका प्रोसेसिंग फी इतना ज्यादा रहता है, 25% 30% का प्रोसेसिंग फी रहता है। तो एक बार उनको एक प्राइसिंग तो देखना चाहिए, कि समझना चाहिए कि ये बैठता है कि नहीं है। अगर इसका कुछ अपने को मतलब अगर 7 दिन डिले कर दिया तो दुगना पैसा देना पड़ता है। मतलब कोई अपना ऐप्स ऐसा है कि मतलब 2 साल में भी कोई किसी का लोन दुगना नहीं हो जाता है अगर नहीं पे किया तो, राइट। इसका पेनल्टीज, इंटरेस्ट जो भी लगाते हैं, इसमें 2-3 साल तक भी दुगना होने का चांस ही नहीं रहता है। काफी सारा जो लोन प्रोडक्ट आते हैं, बट काफी सारा ऐसे ऐप्स है जो 7 दिन में डबल हो जाते हैं, या मतलब 1 महीने में उनको तिगना पैसा देना पड़ता है जो उन लोगों ने बोरो किया है, राइट। इसके बारे में एक नजर उनको लगाना चाहिए कि इसका ब्याज कैसे चल रहा है एंड व्हाट नॉट।
लास्ट चीज क्या है, बहुत सारा प्रोसेस है। एक कभी भी अगर आपको एक लोन ले रहे हैं तो उसका एक सैंक्शन लेटर मिलता है, उसका एक एग्रीमेंट हमको भेजना पड़ता है। तो अगर ये सारे प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, जस्ट 2-3 क्लिक में अगर ऐसे पैसा मिल रहा है तो उसमें से पता लग जाना चाहिए कि इस ऐप का थोड़ा जो भी है शायद कुछ तो गलती है और उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये आपने तरीके बताए कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है और ये अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए गलती से कोई ये तो एक बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गलती से इसके बावजूद फंस जाए, तब कानूनी अधिकार उनके पास क्या है इससे बचने के? ये सवाल मेरा प्रवीण जी आपसे होगा, चूंकि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बताएं कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर के पास कानूनी अधिकार क्या है? अगर मान लीजिए फोन पर रिकवरी के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो कानूनी अधिकार क्या है और कहां पर हम जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं? इसके लिए डेफिनेटली आपके जो कस्टमर है उनके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके डेफिनेटली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एफआईआर फाइल करना बहुत जरूरी है अगेंस्ट सच कंपनीज जो अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने जो रेस्ट ऑफ द डेटा अपने डेटाज रख के हमें ब्लैकमेल करते हैं। जो भी नियरेस्ट कमिश्नर ऑफिस हो जाए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो जाए, ओके। एंड मेरा एक पब्लिक से यही कहने का मतलब है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स जो भी है, ओके, उनको एफआईआर रिजेक्ट करना कोई अधिकार नहीं बनता है। ओके, सो जो भी विक्टिम्स है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक ही कानूनी रास्ता है। और उसके बाद अभी रिसेंटली आरबीआई ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है, सो उस पे भी पब्लिक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, और बताने के लिए कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। और जी बिजनेस ने अपने मुहिम के जरिए लोगों को अलर्ट तो कर ही दिया था, उसके बाद आरबीआई भी एक्शन में है। हम भी आपसे यही बार बार अपील करते हैं कि आप इस तरह के जाल में फंसने से बचें। जो तरीके हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं उसका पालन करें और इससे बचें।